क्या टाइम, किधर किधर दौड़ के जा, दौड़ के आ। नहीं कोई बात नहीं, तो पहले खाना था ना, 11:30 से क्या कर रहे थे? 11:30 थोड़ी। हाँ तो विपुल सर का था ना, फिर क्या की उसके बाद? वेरी गुड। एक सेकेंड, हम बस ये लिंक डाल दे रहे ग्रुप में। चलो, क्या हाल चाल सबके, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ दिन, बस कुछ दिन की बात है, फिर लगेगा कि यार क्या ही हो गया। हाँ बट एनी डे, मतलब एग्जीक्यूटिव से तो बेटर ही है प्रोफेशनल बाबा। एग्जीक्यूटिव में तो जो दिमाग खराब होता है, तो कल के हम ये बात इन लोगों को बोल रहे थे कि एक बार आप पहुंच गए हो प्रोफेशनल में, दैट मीन्स आप सीएस बनने वाले हो। वो चाहे जो भी हो, सीएस तो बन के ही निकलोगे। एग्जीक्यूटिव में वो अभी भी आधे बच्चों का ऐसे डावाडोल रहता है कि जाएंगे आगे, नहीं जाएंगे ड्रॉप कर देंगे। तो हाफ वर्क इज़ डन ऑलरेडी, अब अपने को थोड़ा बहुत करना है, मस्ती मजाक में आराम से बैठ के करते रहेंगे, ठीक है? चलो हेलो 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 गाइस, ऑनलाइन वाले ज्वाइन कर लेते हैं, तब स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट तक रुक जाते हैं अपने, ठीक है? या आप कहाँ से हो? गोरखपुर से हो? क्या नाम था आपका वापस? रोहन। तो आप शिफ्ट हो गए यहाँ पे? कहाँ से? एनएलसी, ओके। 5 years 3 years? 5 years, ओके। गोरखपुर में हम जानते हैं, पता नहीं उसका कोई होटल है एक फ्रेंड का, सम स्टार सम शाइन समथिंग। अच्छा, तो वेयर डू यू लिव यहाँ पे? रोज बाधान से आएगा? और कॉलेज कब तक है? 2 महीने की बात है, 1 डेढ़ महीने की बात है। कॉलेज में अटेंडेंस इश्यूज़ नहीं है ना? हाँ एनएलसी में नहीं है, मेरे को पता है, वहाँ सब है वही चलता है, ठीक है। समाधान कहाँ रहता है? धनकौड़ी ना? हाँ हाँ, हम कल ही तो बोले थे कि मुंबई में ही घर ले लेना भाई, यहाँ क्यों रह रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हेलो अनुपम, दीपिका, अलीशा, मानसी, क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया चलो स्टार्ट करें फिर अपने आज का लेक्चर, ठीक है? ओके, सो हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेव चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है सीआरआई के सेकेंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। इस लेक्चर में भी अगेन बिकॉज ये यूट्यूब पे चल रहा है, डेमो लेक्चर है, तो कल हम लोगों ने अपने लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे किया, सब्जेक्ट के अंदर अपने क्या क्या पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, सारी इधर उधर की बातें, कौन कौन से बुक्स है, आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सारी बातें हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, राइट? आज हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको कल ही बताए थे, वी आर गोना स्टार्ट विद पार्ट 2, ठीक है? तो हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली आपके इंसॉल्वेंसी का पार्ट है। नाउ अंडर पार्ट 2 आपको 3 लॉस पढ़ने पड़ते हैं। सो पार्ट 2 का एक अलग बुक है पूरा, और ये रंग बिरंगा सा इंडेक्स भी है इसमें। कम ऑन, व्हाट्स योर नेम? जय, वेयर यू फ्रॉम? पुणे? कहाँ से? ओह बगल में, इतना बगल में रह के लेट आया है बताओ। ओ हाँ, आज तो मेरा ही पार्किंग का पंगा हुआ। हम नीचे उतरे, गाड़ी लाए, तो हमारे ऐसे 4 गाड़ी के पार्किंग्स है, गाड़ियाँ हैं 6, ठीक है? तो आज हम सबसे लास्ट आए, तो हम नीचे उतरे, प्रसाद भैया सामने खड़े थे। हम प्रसाद भैया बोले सर पार्किंग, हम बोले कोई बात नहीं। हम गाड़ी से उतर रहे, सामान लेके ऊपर जा रहे हैं, आप देख लो क्या करना है। हम निकले, चाबी रखे ऐसे गाड़ी में और निकल के, सर कैसे मैं देखूँ? नॉट माई प्रॉब्लम, आप आराम से देखो, हम चले ऊपर, पार्किंग का इशूज़ है। तो आपने क्या तीनों ग्रुप दे रहे दिसंबर में? सोच नहीं रहे देंगे? यहाँ आए हो तो तीनों ग्रुप देंगे अपने, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने आगे। तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि कल हम लोगों ने अपना पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था। हम लोग समझे थे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, कितने टाइप के बुक्स है वगैरह वगैरह, सब चीज़ हो गया था। जो टाइम पास वाली फर्स्ट डे वाली चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कल हो गई थी। नाउ आज हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पार्ट 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, विच कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 14 टू चैप्टर 27। नाउ पार्ट 2 में कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कितने अपने को वो पढ़ने हैं, इसका वो कहाँ गया? अरे
स्टाइलस भाई कहीं गिरा उड़ा के आ गए क्या हम? एक सेकेंड गाइस, गिव मी 1 मिनट. हाँ मिल गया. चलो थैंक यू. हाँ तो हम लोग ने कल ही डिस्कस किया था, पार्ट 2 में अपने इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ते. ठीक है, नाउ इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड पार्ट 2 में अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहला विल बी और IBC 2016. ठीक है, इसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. दूसरा लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सारफेसी एक्ट. ठीक है, अगेन ये एक एक्रोनिम है, एक्ट का नाम बहुत लंबा है, तो जब अपने एक्ट पढ़ेंगे उस समय हम आपको पूरा समझाएंगे इसमें क्या है कैसे. ठीक है, एंड तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं RDD-BFI एक्ट 1993. प्राइमरीली ये 3 लॉज अपने को पढ़ने हैं पार्ट 2 के अंदर. ठीक है, नाउ इवन दो देयर आर 3 लॉज, ये 3 लॉज में भी आप अगर देखोगे तो आपका पार्ट 2 का प्राइमरी जो सेक्शन है वो IBC से ही कंसिस्ट होता है. अगर आप इंडेक्स निकाल के देखो तो चैप्टर नंबर 14 IBC है, चैप्टर नंबर 15 IBC है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे चैप्टर्स IBC से रिलेटेड है. उसके बाद 24 IBC है, 27 IBC है. तो आउट ऑफ दीज मेनी चैप्टर्स जितने टिक किए गए वो सब IBC ही है. तो अगर आपका 50 मार्क्स का पार्ट 2 है ना, तो 50 में से 30 to 35 मार्क्स आपका IBC से ही आता है. ठीक है, सारफेसी एक्ट एंड RDD-BFI एक्ट एक चैप्टर में कवर किया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 22. चैप्टर एक ही है बट लेंथ देख लो चैप्टर का, 70 पेजेस का चैप्टर है. पूरा एक्ट आपको पढ़ा दिया जाता है बट ये एक्ट्स बाय देमसेल्व्स आर वेरी स्मॉल, तो वो 70 पेजेस के चैप्टर में हो जाते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद अपने को कुछ लिक्विडेशन, अच्छा 25 इज ऑल्सो IBC. ठीक है, फिर लिक्विडेशन के बारे में कुछ पढ़ना रहता है. सो आर प्राइमरी टारगेट इज कि हम लोग पहले IBC कंप्लीट करेंगे, बिकॉज IBC कंप्लीट करने पे आपके पार्ट 2 का मेजरली सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद अपने सारफेसी और वगैरह वगैरह जो चीजें वो देखेंगे. ठीक है, नाउ इससे पहले कि हम लोग एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करें IBC, हम लोग पहले एक बार देखते हैं कि इंडिया में IBC बना तो बना कैसे, क्योंकि तब आपको IBC का नाम समझ में आएगा. ठीक है, नाउ पहले क्या होता था, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, अच्छा सभी में हम बताएंगे आपको. ठीक है, चलो नाउ पहले क्या होता था इंडिया में, हम लोग अभी देखेंगे कि 1800s ऑनवर्ड्स ही इंडिया में इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस आना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, 1-2 सेक्शन हियर, 1-2 सेक्शंस देयर, वैसे करके धीरे धीरे प्रोविजंस आना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, फिर अल्टीमेटली 1848 में पहली बार एक पूरा लॉ बना था ऑन इंसॉल्वेंसी कॉल्ड द इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट. ठीक है, बट क्या 1848 में कोई बहुत एक्सटेंसिव लॉ बना होगा? एक छोटा मोटा सा कोई लॉ बना के रख दिया होगा लोग ने, बिकॉज उस समय ट्रेड का वॉल्यूम बहुत कम था इंडिया में. ठीक है, फिर हम लोग आए 1900s में, तो 1909 में एक लॉ बना और 1920 में एक लॉ बना. उसके बाद जब अपना इंडिपेंडेंस हुआ 1947 के बाद, तो आप लॉजिकली सोचो, अभी नई नई कंट्री बनी है, नया नया गवर्नमेंट आया है, गवर्नमेंट के दिमाग में प्रायोरिटी क्या चीज के लिए होगी कि हम इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉज बनाए या हम अपना एग्रीकल्चर देखें, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, हम फैक्ट्रीज बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए? क्या होगा हमारा प्राइमरी फोकस? नेचुरली खाना देना है लोगों को, कपड़ा देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, ये सब होगा. तो इंडिपेंडेंस जब हमें 1947 में मिला ना, तो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी एक बहुत ही बैक स्टेप में चला गया. गवर्नमेंट के दिमाग में आया भी नहीं कि अपने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कुछ करते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था सबको पता है? जहां इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम पे वी ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फार्मिंग ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया में वीट वगैरह काफी अच्छे से उग सके, लोगों को खाना मिल सके. फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आया मिल्क को लेके कि लोगों को अच्छे से दूध मिल सके. तो ये सब प्राइमरी फोकस था. एक बार आपका एग्रीकल्चर सेटअप हो गया, उसके बाद आप घुस गए इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रियलाइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन हम 1980s में चालू कर दिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन जाके हमारा जब तक स्टेबल हुआ तो 1990s में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन हुआ. हम बोले अब हमारा इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल हो गया, हमें पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी लेवल में जाना है, बाहर से वी वांट इन्वेस्टमेंट्स, तो हम उसमें बिजी हो गए. लिबरलाइजेशन करना इजी बात नहीं होता है. आप फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हो, फेमा बनाया गया, FTP वो क्या है, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, वो FTP एक्ट बनाया गया, वैसे सारे लॉज बनाए गए, तो हमारा प्राइमरी फोकस उधर शिफ्ट हो गया. उतने में ये हर्षद मेहता जी अपना कांड करके बैठ गए, तो सेबी को लाना पड़ गया. फिर सिक्योरिटीज लॉ में दिमाग लग गया. भाई इंडियन गवर्नमेंट को टाइम कब मिला इंसॉल्वेंसी के बारे में सोचने के लिए? एक फुल फ्लेजेड इंसॉल्वेंसी के बारे में सोचने के लिए या उस रिक्वायरमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कब टाइम मिला इंडियन गवर्नमेंट को? इट वाजंट अंटिल 2013 कंपनीज एक्ट.
2013 कंपनीज एक्ट आया, चीजें सॉर्ट आउट हुई, तब हमें समझ में आया कि इतना बड़ा लैक्यूना है इंडिया के लीगल सिस्टम में, वी डोंट हैव अ लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी। तब जाके 2014 में हम लोगों ने बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बनाई एंड उसको हम रिकमेंडेशन कमेटी बनाई एंड उसको बोला कि भाई बताओ क्या करना चाहिए, हमारे पास तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड लॉ ही नहीं है। उन्होंने एक अपना फिर रिकमेंडेशन दिया जिससे 2016 में आईबीसी आया। ठीक है, अगेन हम लोग के पास कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था कभी भी 2016 तक, बट ऐसा भी तो नहीं है ना कि इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स नहीं होते थे। इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स होते थे 1947 के बाद भी, हियर एंड देयर कहीं ना कहीं आपको इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर्स दिखते थे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने उसके लिए अच्छा पार्टनरशिप से प्रॉब्लम आ रहा है, चलो पार्टनरशिप एक्ट में 2 सेक्शन डाल देते हैं। अच्छा कंपनी से प्रॉब्लम आ रहा है, कंपनीज एक्ट में 2 सेक्शन डाल देते हैं। अच्छा कुछ इंडस्ट्रीज कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट बना देते हैं जो स्पेसिफिक इन लोगों के लिए रहेगा। तो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, जैसे जैसे जरूरत आती गई वैसे वैसे लॉज बनाते गए इंसॉल्वेंसी का, बट फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है, कंपनीज है कंपनीज एक्ट में डाल दिया, एलएलपी एलएलपी एक्ट में डाल दिया, पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एक्ट में डाल दिया, बट एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना ही नहीं पाए वो लोग। 2016 में आके 2014 में दे रियलाइज कि भाई ये तो बहुत बड़ा लैक्यूना है, हम लोग एक लेवल तक बढ़ सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, बट उससे ज्यादा आगे हम नहीं जा पाएंगे अगर हमारे पास इंसॉल्वेंसी का लॉ नहीं हो। एंड दैट इज व्हेन दे डिसाइडेड टू मेक आईबीसी। समझ में आया सबको? ठीक है, सो आईबीसी के पहले लॉज थे इंडिया में, बट कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था। आईबीसी इज द फर्स्ट लॉ जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड सारे मैटर्स को एक जगह लाके एक साथ में डील करता है। समझ आया सबको? ठीक है, किस हिसाब से इवॉल्व किया। अच्छा तो फिर इन दैट केस सारफेसी क्या करता है, आरडीडीबीएफआई क्या करता है, एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग कि ये जो लॉज है भाई ये डील क्या चीज से करते हैं। ठीक है, आईबीसी का समझ में आया क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से डील करता है। एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते बाकी 2 एक्ट्स भी क्या करते हैं, फिर ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो हमें अभी डिटेल में डिस्कस करना ही है। ठीक है, फिर आते हैं एक हम लोग जो अगला एक्ट हमें को पढ़ना है वो पढ़ना है सारफेसी एक्ट। इसका फुल नेम इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। दैट्स द फुल नेम, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। और ये आरडीडीबीएफआई एक्ट जो है इसका फुल नेम है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। नाउ ये दोनों लॉज क्यों बनाए गए इसके लिए आप पहले एक स्टोरी को समझो। सी हम आपको क्या बोले, जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने किस पे सबसे पहले ध्यान दिया, एग्रीकल्चर में। 20 साल एग्रीकल्चर में लगा दिया, 20-30 साल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने किस चीज पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो समवेयर अराउंड 1975 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज बनने लगे, लोगों के बीच में ट्रेड होने लगा, लोगों के बीच में बहुत सारे सामान का आदान प्रदान होने लगा। जहां ट्रेड होगा वहां पे इंसॉल्वेंसी राइज करेगा। आज मेरे को आपसे सामान खरीदना है, मैंने सामान लिया आपको पे नहीं किया, मेरा इंसॉल्वेंसी हो गया। ठीक है, आज मेरे को आपसे सामान खरीदना है, मैंने किसी थर्ड इंसान से लोन लिया, आपको पे कर दिया, बस उसको पे बैक नहीं किया, इंसॉल्वेंसी का मैटर आएगा। राइट, तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता है वैसे वैसे इंसॉल्वेंसी के मैटर्स भी बढ़ते हैं। नाउ सी, कल हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे थे, कल हम आपको बता रहे थे समथिंग कॉल्ड अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। बहुत पढ़ के आए आप लोग कंपनीज एक्ट में, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। राइट, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, जिसके पास लोन लेने के लिए, अच्छा हम कभी भी पूछे ना क्या होता है, मेरे को प्लीज हिंदी में समझाना, जैसे कि मेरे को कुछ नहीं आता है, एकदम नॉर्मल भाषा में समझाना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने किसी से लोन लिया, बदले में मैंने अपना फोन गिरवी रख दिया, तो वो इंसान हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि अगर हम उसको नहीं पैसा रिटर्न करें तो वो मेरा फोन बेच देगा। यही होता है ना सिक्योर्ड क्रेडिटर का। राइट, नाउ टेल मी समथिंग, टोपा सब पढ़ के आए हो, कल भी हम शायद ये चीज डिस्कस किए थे, टोपा सब पढ़ के आए हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी का जो भी इंसान ओनर होता है उसके पास एक बंडल ऑफ राइट्स होते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ राइट्स मतलब उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। उन राइट्स में से एक राइट होता है राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। तो राइट टू सेल द प्रॉपर्टी किसके पास होता है, ओनर के पास होता है। मैंने आपसे लोन लिया, हम आपसे लोन लिए और बोले मेरी गाड़ी गिरवी में रख लो। जब हम आपको बोले मेरी गाड़ी गिरवी रख लो, तो क्या मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गाड़ी की आपको? नहीं, मैंने तो बस आपको बोला कि गाड़ी गिरवी में रखो, पोजेशन भी नहीं दिए, जरूरी नहीं है पोजेशन देना, एक छोटा सा इंटरेस्ट क्रिएट किए बस हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट के नाम पे। बट क्या हम अपना गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिए? नहीं, ओनर अभी भी कौन है, हम ही है ना। तो अगर मान लो आगे जाके हम आपका पैसा आपको वापस नहीं देते तो आप किस हक से आके बेचोगे मेरी गाड़ी को? बेच सकते हो क्या? गाड़ी मेरी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि ओनर की ही पास राइट होता है कि वो असेट को बेच सके।
तो आई एम द ओनर, गाड़ी मेरी है, आप कैसे बेचोगे? कभी आप लोगों ने ये चीज सोचा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर, चलो सिक्योरिटी क्रिएट तो कर दिया, बट सिक्योरिटी एनफोर्स कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या होता था, बिकॉज टोपा ये चीज क्लियरली बोलता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर, सॉरी, जो भी ओनर होगा वही अपने असेट को बेच सकता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में सिक्योरिटी भी होती थी ना, तो भी वो बेच नहीं पाता था। उसको क्या करना पड़ता था? उसको जाना पड़ता था सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास जाओ, सिविल कोर्ट में जाके एक केस फाइल करो, केस को लड़ो बहुत साल तक, तब जाके सिविल कोर्ट बोलेगा हाँ वैभव सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वैभव इस असेट को बेच सकता है, तब जाके हम उस असेट को बेच पाते थे। कोई फायदा हुआ क्या मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर होने का? मेरे को एनी विच वे कोर्ट के पास तो जाना ही पड़ रहा है ना अपना सिक्योरिटी एनफोर्स करने के लिए भी, ठीक है। और सिविल कोर्ट का हालत सबको पता है, सबको पता है ना कितना डिले होता है। मतलब अगर हम आज कोई केस फाइल करें तो हम मान के फाइल करते हैं कि 5 साल तो यहाँ सिविल कोर्ट में जाएगा ही अभी, राइट। तो बैंक्स बहुत इरिटेट होने लग गई थी। बैंक्स वर लाइक भाई हम गिरवी सामान रखवाए भी तो भी कोई पॉइंट नहीं बनता इस बात का, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो हम लोगों ने फिर बोला कि यहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है। हम लोगों ने एक कमिटी बैठाई, नरसिम्हा कमिटी, ठीक है, सब है अपने उसमें पढ़ेंगे अपने। नरसिम्हा कमिटी बैठाई, नरसिम्हा जी को बोला भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, बेमतलब का बहुत डीले हो रहा है, बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसे ही नहीं मिल पा रहे, उनको इतना टाइम लगाना पड़ा है, कुछ तो बताओ क्या किया जाए। तो नरसिम्हा जी की कमिटी ने बोला ये क्या हो रहा है, बार बार फ्लिकर क्यों कर रहा है? तो नरसिम्हा जी की कमिटी ने बोला देखो मेरे को समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज विद सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट के पास फैमिली मैटर्स भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स भी आते हैं, अदरक लहसन दुनिया जहां के मैटर्स आते हैं, इसलिए डिले होता है। एक काम करो, एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाओ जहां पे ये लोग जा सकेंगे। तो हम लोगों ने बनाया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। उसके लिए जो एक्ट लाया गया था वो था RDDBFI एक्ट। तो ये वाला एक्ट आपका आया 1993 में, सो दैट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब अपने सिक्योरिटी को एनफोर्स करवाने जाए तो उन्हें सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़े, उसके जगह वो कहां जाएंगे? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। दैट इज वाई इसका नाम क्या है? रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो पैसा है जो उन्हें रिकवर करना है, उसमें हेल्प करने के लिए एक्ट बनाया गया था। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनको बोला DRT के पास चल जाओ। फिर DRT के पास लोग जाने लगे। अब DRT के पास जाके भी सेम हालत, डीले पे डीले, डीले पे डीले, डीले पे डीले हो ही रहा है, ठीक है। फिर हमने नरसिम्हा जी को बुलाया, फिर हमने उनको बोला यार ये तुम जो सजेशन दिए थे हमने बना तो दिया, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, तुम वापस कमेटी बनाओ और बताओ अब क्या करना चाहिए। तो नरसिम्हा कमेटी 2 बनी, ठीक है, इन द ईयर 1999। नरसिम्हा कमेटी 2 जब बनी तो उन्होंने बोला, बहुत रिसर्च किया, बहुत इधर उधर की चीजें देखी, एंड देन दे अल्टीमेटली सेड ब्रो मेरे को समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कोर्ट। अगर आप चाहे DRT जाने बोलो, चाहे सिविल कोर्ट जाने बोलो, या चाहे किसी तीसरी कोर्ट में जाने बोलो, द मोमेंट आप कोर्ट को लाओगे बीच में डीले होगा ही होगा। तो अगर डीले कम करना है तो क्या करो? कोर्ट को ही हटा दो, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने बनाया सारफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सारफेसी एक्ट के अंदर हम लोग ने लिख दिया कि अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने कोई लोन दिया था और बदले में कोई सामान सिक्योरिटी में रखा गया था, अगर उसे लोन नहीं मिलता है, पैसा वापस नहीं मिलता है, वो जाके तुरंत बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उस असेट का पोजेशन ले सकता है। समझ में आया ना? आप लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे अब ले सकता है, टोपा तो बोलता नहीं ले सकता है। तो एक एक्ट है जो आपको बोल रहा है कि ओनर्स के पास है राइट बेचने का, दूसरा एक्ट बोल रहा है कि इन स्पेसिफिक केसेस में सिक्योर्ड क्रेडिटर बेच सकता है, विच इज अ स्पेसिफिक एक्ट ओवर हियर। सारफेसी इज अ स्पेसिफिक एक्ट क्योंकि वो एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात करता है। कौन सा प्रिवेल करता है, स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक प्रिवेल करता है। तो इसीलिए जहां एक एक्ट ये राइट देता है कि केवल ओनर बेच सके, हमने दूसरा एक्ट बना दिया कि इस स्पेसिफिक केस में ओनर नहीं बेचेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर बेच देगा। दैट इज वाई आज के दिन में अगर कोई बैंक से आप लोन लेने जाओ और आपने अपना घर, मकान या कुछ भी गिरवी रखा है, इफ यू डोंट पे बैक द बैंक कैन कम एंड टेक द पोजेशन खुद से, बिना किसी कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के। समझ में आया? सो ये सारे लॉज बनाए गए थे, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं था, लॉज बनाए थे, बट ये सब ना एक एक इंसान को हेल्प करने के लिए। हम एक बैंक है, मेरे से एक इंसान ने लोन लिया, सिक्योरिटी रखी, हम गए, उसने मेरे को पैसा पे नहीं किया, हम गए अपना सिक्योर्ड एसेट उठा के ले आए, क्या उस इंसान का इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हुआ? इंसान का इंसॉल्वेंसी तो रिजॉल्व नहीं हो पाया ना। एक क्रेडिटर को उसका सिक्योर्ड एसेट मिल गया, एक क्रेडिटर का पैसा वापस आ गया, उस इंसान का इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए बोलते इंडिया में लॉस थे, इंडिया में स्कैटर्ड लॉस थे पहले, बट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था। समझ में आया सबको?
समझ में आया? इसीलिए हम लोगों ने फिर बनाया IBC 2016. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड ये लेजिस्लेशन एंड इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग. यहाँ का हर एक चीज, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से इतने साल में इतना कुछ सीख लिया ना कि अब हम लोग हर एक प्रोविजन को बहुत सोच समझ के बनाए. समझा सबको? ठीक है. तो वी आर गोना स्टार्ट विथ IBC एंड उसके बाद अपने सार्फेसियन RDD BFI जब करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे. ये एक स्टोरी समझ में आया कि इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉस का चक्कर है क्या, पहले क्या था, बाद में क्या बना, ये सबको क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? क्या लिखी है ये ऑनलाइन वाले बच्चे? क्या मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ मैसेज ही नहीं कर रहे? ठीक है, चलो अब हम लोग आएंगे एक बहुत ही सिंपल से चीज में. सी वेन एवर आई स्टार्ट, ओ हीरो, whenever I start teaching any law या anything for that matter, ठीक है, हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम समझना. अब ऐसे ही रैंडमली तो हम लोग कोई नाम नहीं दिए होंगे ना. अगर IBC का नाम IBC पढ़ा है तो किसी रीजन से पढ़ा होगा, राइट? तो पहले अपने समझते हैं कि ये क्यों बनाया गया, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया. ठीक है, तो द नेम ऑफ द लॉ इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवाला निकलना. ओके, लायबिलिटीज आर मोर देन दी असेट्स. ओके, और लोन को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रहा, डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रहा. ओके, और बताओ 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 क्या होता है इंसॉल्वेंसी का मतलब? क्या होता है? कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे किसी को. ओके, ठीक है. बैंक्रप्सी का क्या मतलब होता है? इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, बैंक्रप्सी एक कंक्लूजन है. ओके, तो कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई और कोर्ट अगर डिक्लेयर करती है उसको तो वो बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी. ओके, कुछ तो कुछ भी आया होगा ना दिमाग में जब हम बोले कि अच्छा पहले ये बात बताओ, सबको यही लगता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है? आर यू श्योर? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इंटरचेंजेबल नहीं होता? श्योर? कितने सारे लॉज में हम लोग ने पढ़ा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कई कई हम लोग पढ़ते हैं अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. मीनिंग तो सेम ही है. तो हाउ आर यू सेइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी डिफरेंट है? इंडिविजुअल्स बैंकरप्ट होते हैं और कंपनीज इंसॉल्वेंट होती है. ओके, अरे ऑनलाइन वालों आप लोग से भी पूछ रहे हैं, बताओ. अच्छा, अपने बहुत सारे लॉस पढ़ के आए ना, EBC, LJ, IGL, SBEC, ये सब में बहुत सारे लॉस थे, बहुत सारे लॉस है. इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में भी कई जगह हम लोग एलिजिबिलिटी पढ़ते, क्वालिफिकेशंस पढ़ते, तो कई जगह आपने पढ़ा होगा शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, कई जगह आपने पढ़ा होगा शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट. मीनिंग तो सेम ही पढ़ा बताया हो ना आपके टीचर्स ने, जब ये मीनिंग बताया होगा कि इसका मतलब ये होता है, अपने को पता है, तो मीनिंग तो सेम ही होता है. तो हाउ आर यू सेइंग कि डिफरेंट है मीनिंग? इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट का मीनिंग डिफरेंट है क्या? बैंकरप्ट इज फॉर इंडिविजुअल, बैंकरप्सी इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट. ओके, सोचो थोड़ा, किसने बोला क्या? इंसॉल्वेंसी कंपनीज की होती है, बैंक्रप्सी इंडिविजुअल्स की होती है. ओके, सो अगर असेट्स बढ़ गया और लाइबिलिटीज कम हो गए तो आई विल बी कॉल्ड अ बैंकरप्ट. बट अगर यस अकेडमी मान लो एक कंपनी है, यस अकेडमी के लाइबिलिटीज बढ़ गए और असेट्स कम हो गए तो दे विल बी कॉल्ड एन इंसॉल्वेंट. ओके, ठीक है. और कुछ? नो, ठीक है. देखो नाउ हम पहले आपको बताते हैं कि ये दोनों वर्ड्स आए कहाँ से. ठीक है, इंसॉल्वेंसी आया है दो वर्ड से, इन और सॉल्वेंटम. ठीक है, ये दो लैटिन वर्ड्स है. इन का मतलब होता है नॉट, ठीक है, इनसफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो इन का मतलब होता है नॉट, सॉल्वेंटम का मतलब होता है पेइंग, पेइंग, पे करना. ठीक है,
तो somebody who's not able to pay is called insolvent. सिंपल है, राइट? तो somebody who's not able to pay is called an insolvent. अभी हम बोले somebody, अभी हम ये नहीं बोले कि an individual or a company or whatever, any person who is not able to pay, that person will be called an insolvent. क्लियर हुआ? ठीक है. Now let's see bankruptcy जो टर्म है ये कहां से आया? तो बैंक्रप्सी का बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. बैंक्रप्सी आया है दो इटालियन वर्ड से. पहला वर्ड है बैंका एंड दूसरा वर्ड है रोटा. नाउ इसके पीछे भी एक कहानी है. नाउ देखो, आज के दिन में अगर लोगों को ट्रेड करना होता है तो दुकानें बनी है, राइट? शॉप्स बने होते हैं प्रॉपर ऐसे एकदम पक्के वाले. क्या लगता है 1500s में या 1400s में ऐसे शॉप्स बने होते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं. तो उस समय तो चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी ना. लेकिन ट्रेड तो होता ही होगा उस समय भी, राइट? तो लोग कैसे ट्रेड करते थे? कभी सब्जी वगैरह खरीदने गए हो घर वालों के साथ? कहाँ जाते हैं सब्जी खरीदने? मंडी, ठीक है. नौ मंडी में क्या होता है? मंडी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सारे सब्जी वाले लोग अपना सब्जी लेके आते हैं. आप जाते हो वहाँ से सब्जी खरीद के ले आते हो, राइट? और वहां पे लोगों का जगह फिक्स्ड होता है. कभी नोटिस करना, कभी भी मंडी में जाओगे तो जो आंटी आपको आज कहीं पे बैठी हुई दिखेगी 3 दिन बाद ही वहीं बैठी हुई दिखेगी, क्योंकि मंडी में सबका जगह फिक्स्ड होता है, राइट? तो पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था. लोग क्या करते थे, एक एरिया में एक एरिया इयरमार्क कर लेते थे और वहां पे आके ट्रेड करते थे. तो सबको पता है कि ये मंडी है, मेरे को कपड़े खरीदने, कपड़ा वाला मंडी है, ये सब्जी वाला मंडी है, ये अदरक लहसुन जो भी चीज का मंडी है, ठीक है, मंडी होता था, ठीक है. लोग जाके वहां काम करते थे अपना. नाउ थोड़े से उन लोग एडवांस इस चीज में थे कि जैसे अभी मंडी में लोग नीचे वो कुछ बिछा के बैठते हैं ना, इटली में उस जमाने में बेंचेस बने होते थे, ठीक है. बेंचेस मतलब ये, कोई हंसेगा नहीं, हाँ, ये ऐसे करके बेंचेस होते हैं ना. यू गॉट द मीनिंग, राइट? कोई हंसेगा नहीं, सानी काम बोले, ठीक है. तो ऐसे बेंचेस बने होते थे. तो सबके बेंचेस असाइंड होते थे. अब मेरे को पता है रिंकू कहाँ बैठने वाली है, समाधान कहाँ बैठने वाला है, सब लोग कहाँ कहाँ बैठने वाले, सब रोज वहीं बैठ के ट्रेड करते थे, ठीक है. अब मान लो ऐसे 4-5 बेंचेस बने हुए हैं, ठीक है. मान लो ये वाला बेंच मेरा है, ठीक है. मान लो हम इंसॉल्वेंट हो गए, आई एम नॉट एबल टू पे बैक मनी टू एनीबडी. तो क्या किया जाता था? मेरा बेंच तो फिक्स था ना, मेरे बेंच को तोड़ दिया जाता था बीच से. बेंच को तोड़ दिया जाता था. अच्छा, क्यों तोड़ रहे हैं बेंच को? तो ये हमको, मतलब आई एम नॉट एबल टू पे डेट्स, मेरे बेंच को तोड़ के क्या मिलेगा तुमको? ये हम लोगों को डिक्लेयर कर रहे थे कि कल से कोई भी मंडी आएगा तो वो देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये बेंच टूटा हुआ है, मतलब इस पे जो बैठता था वो इंसान अब इंसॉल्वेंट हो गया है. सो इट वाज अ डेक्लेरेशन. समझ में आया? मेरे इंसॉल्वेंसी से मेरे बेंच को तोड़ने का कोई लेना देना नहीं है. हम, मेरा इंसॉल्वेंसी ठीक थोड़े हो जाएगा मेरे बेंच को तोड़ोगे तो, राइट? बेंच को तोड़ा जाता था जस्ट टू डिक्लेयर एंड लेट पीपल नो कि देखो भाई, ये इंसान जो इस बेंच में बैठता था वो इंसान अब इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है. तो बैंका मीन्स बेंच, रोटा मीन्स ब्रोकन बेंच. वहां से हम लोग ने बैंक्रप्सी लाया. इट मीन्स बैंक्रप्सी इज अ लीगल डेक्लेरेशन. इंसॉल्वेंसी इज जस्ट अ सिचुएशन जहां पे कोई इंसान पे नहीं कर पा रहा. बैंक्रप्सी इज अ लीगल डेक्लेरेशन. समझ में आया ये दोनों का डिफरेंस? ठीक है. नाउ केवल एक ही डिफरेंस है क्या? नहीं, दूसरा एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों वर्ड्स के बीच में. इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है, राइट? बीमार होना एक सिचुएशन है, ठीक है. कोई भी आ सकता है ना उस सिचुएशन में. वो सिचुएशन तो किसी का भी हो सकता है, बड़े का, छोटे का, लड़का, लड़की, औरत, मर्द, किसी का भी हो सकता है. सेम वे एक एंटिटी अगर पैसा पे नहीं कर पा रही है, एक एंटिटी के लायबिलिटीज बढ़ गए, असेट्स घट गए, ये सिचुएशन तो किसी के साथ भी आ सकता ना. वो कंपनी के साथ भी हो सकता है, इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है, एलएलपी के साथ भी हो सकता है, फर्म के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? सो इंसॉल्वेंसी बिकॉज एक सिचुएशन के तरफ हम लोग को पॉइंट आउट करता है. इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड फॉर एनीबडी, एनी पर्सन. अगर एक कंपनी के लायबिलिटीज बढ़ गए, असेट्स घट गए, तो वो कंपनी की तरफ पॉइंट करेगा. इफ अगर कोई किसी इंडिविजुअल के लायबिलिटीज बढ़ गए, असेट्स घट गए, तो आप उसको इंसान को भी इंसॉल्वेंट बुला सकते हो, आप कंपनी को भी इंसॉल्वेंट बुला सकते हो, आप एलएलपी, एओपी, बीओआई जितने पढ़ के आए थे ना, सबको बुला सकते हो इंसॉल्वेंट, ठीक है. बैंक्रप्सी साथ ऐसा नहीं होता. बैंक्रप्सी क्या होता है? जब कोई इंसॉल्वेंट इंसान कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट को बोलता है ब्रो हम इंसॉल्वेंट हो गए, मेरे लाइबिलिटीज बहुत बढ़ गए, मेरे एसेट्स बहुत घट गए, प्लीज आप एक फॉर्मल लीगल डेक्लेरेशन दे दो कि मेरा इंसॉल्वेंसी का स्टेज आ गया है. तो कोर्ट जब डेक्लेरेशन देती है तो वो बैंक्रप्सी का डेक्लेरेशन देती है. सो इट्स लाइक, सी सिंपल आपको बता रहे. आज एक मैरिड कपल है, ठीक है, इनके पीछे बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं,
ठीक है, अलग अलग रह रहे हैं, कोई इनमें बातचीत नहीं है, ठीक है, विल यू कॉल देम अ डिवोर्स्ड कपल? क्यों डिवोर्स नहीं बुलाते हो? बिकॉज डिवोर्स तभी बुलाएंगे जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा, राइट? अभी आप उसको सेपरेटेड बुलाते हो बिकॉज उनका सिचुएशन ऐसे कि लोग अलग रह रहे, सेपरेट मतलब अलग, तो उनका सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग सेपरेट रह रहे। अब सेपरेट तो कोई भी रह सकता है ना, हम भी अपने मम्मी पापा से अलग रहते हैं, तो आई एम सेपरेट फ्रॉम माई पेरेंट्स, राइट? मेरी बहन अपने मेरे से अलग रहती है, तो माई सिस्टर इज सेपरेट फ्रॉम मी, सेपरेट कोई भी हो सकता है। बट डिवोर्स तो आप स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हो और तभी यूज करते हो जब कोर्ट डिक्लेयर करता है, राइट? सेम वे इंसॉल्वेंसी किसी के साथ भी हो सकता है, बट बैंकरप्सी जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा एक इंडिविजुअल के लिए या एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, तभी यूज होता है। समझ में आया? सो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, बैंकरप्सी इज अ स्टेट। इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड फॉर एनीबडी, एनी पर्सन, बैंकरप्सी इज यूज्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, ठीक है? तो फिर अब एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी अपने लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रही है और वो कोर्ट के पास जाती है, बोलती है कोर्ट डिक्लेयर करो, तो कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा उसके लिए? लिक्विडेशन, ठीक है? कोर्ट वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन में भी आएंगे अपने, कोर्ट उसके लिए लिक्विडेशन डिक्लेयर करता है। सो इंसॉल्वेंसी सिचुएशन किसी के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आपने अपनी इंसॉल्वेंसी को ठीक कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक नहीं कर पाए, कोर्ट के पास जाना पड़ा, तो लिक्विडेशन डिक्लेयर किया जाएगा कंपनीज और LLPs के लिए, एंड बैंक्रप्सी डिक्लेयर किया जाएगा इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के लिए। तो सबको समझ में आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? ये सब अपने क्लास में करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जब हम 14 स्टार्ट करेंगे। अभी अपने नाम समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में देयर इज अ लॉजिक वाई हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों टर्म्स यूज किए। इंसॉल्वेंसी हम लोगों ने यूज किया क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि ये लोगों के इंसॉल्वेंट होने वाले सिचुएशन के साथ डील करता है। हम लोगों ने इंसॉल्वेंट यूज किया, इसका मतलब आई कवर्ड एवरीबडी, ठीक है? तो फिर अलग से बैंक्रप्सी क्यों यूज किया? आज भी जाके अगर किसी इंसान को पूछोगे कि आईबीसी के अंदर कौन कवर्ड है, लोगों को आज भी लगता है कि आईबीसी केवल कंपनीज के लिए बनाया गया है। पीपल आर नॉट अवेयर। आप लोगों को तो पता है ना कि इसमें इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स भी कवर होते हैं, ठीक है? नहीं पता तो इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट आईबीसी आल्सो कवर्स इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। वो चीज लोगों को बताने के लिए हमने बोला इंसॉल्वेंसी तो हम यूज कर रहे हैं, बट भाई हम साथ में बैंक्रप्सी भी यूज करेंगे टू मेक इट मोर क्लियर दैट आईबीसी के अंदर इंडिविजुअल्स के इंसॉल्वेंसी एंड इंडिविजुअल्स के बैंक्रप्सी की भी बात होती है, ठीक है? दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव यूज्ड बोथ दीज टर्म्स, इंसॉल्वेंसी आल्सो एंड बैंक्रप्सी आल्सो। बैंक्रप्सी केवल इसलिए यूज किया गया है टू शो दैट ब्रो वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स आल्सो। इस लॉ में इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजंस है। समझा सबको क्यों हम लोगों ने ये दो वर्ड्स यूज किया? अब सबसे मजेदार बात, व्हाई डू वी यूज कोड? कॉम्पिटिशन एक्ट, सारफेसी एक्ट, RDDBFI एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये अचानक से कोड कहां आ गया? कॉम्प्रिहेंसिव है, ओके? अच्छा, और कोई लॉ जानते हो जहां पे कोड यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ एक्ट? सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है? अच्छा, लेबर लॉज में भी लेबर कोड्स भी आ रहे हैं, पता है कि नहीं पता है? लेबर लॉज जितने पुराने एक्ट्स थे सबको हटा के अब उनके जगह 3 कोड्स आ रहे हैं, 3 ना, 3 या 4 कोड्स आ रहे हैं, ठीक है? तो वहां से मेरे को डिराइव करके बताओ कि कब कोड यूज करते हैं, कब एक्ट यूज करते हैं। क्या हमारे मन पे डिपेंड करता है या कोई लॉजिक होगा इसके पीछे? मतलब रेफरेंस है पिछले एक्ट में, मतलब तो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। देयर वाज अ लॉ जहाँ पे कंपनीज के बारे में बात की गई थी। तो हम लोगों ने जब नया लॉ बनाया तो हमें कंपनीज कोड बोलना चाहिए था उसको, कंपनीज एक्ट क्यों बोला 2013 को? कोड में प्रोसीजर रहता है, इंडियन पीनल कोड में कौन सा प्रोसीजर है बताना जरा, या लेबर कोड्स में कौन सा प्रोसीजर है? सम अप करके मतलब, ये ऑनलाइन वाले आप लोग को भी आंसर देना है। हाँ हाँ हाँ, क्या किया हम लोगों ने पुराने एक्ट से? फिर जो स्कैटर्ड प्रोविजंस थे उनको क्या किया?
उनको लाके कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। सो दो रीजंस होता है जब हम लोग कोड यूज करते हैं। पहला इज जब प्रोसीजर यूज किया जाता है, सो उसका एग्जांपल इज सीपीसी एंड सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। वहां पे कोई सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, प्रोसीजरल लॉ दिया गया है कि देखो सिविल कोर्ट के पास जाना होगा तो ये प्रोसीजर फॉलो करना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोर्ट के पास जाना होगा तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जब भी कोई भी लॉ आपको प्रोसीजर बताता है, इट्स अ प्रोसीजरल लॉ, तब वहां पे कोड यूज कर सकते हो। दूसरा, जब मान लो कोई चीज से रिलेटेड प्रोविजंस थे बट वो स्कैटर्ड थे 100 अलग अलग लॉज में, या 100 अलग अलग सर्कुलर्स में, या 100 अलग अलग नोटिफिकेशंस में थे, आपने जो लॉ बनाया उसमें आपने उन सब को मिला के कंसोलिडेट किया है, तब वहां पे कोड यूज किया जाता है। नाउ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जब 1860 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो क्या 1860 के पहले उन्होंने इंडिया में, दे हैव बीन रूलिंग ऑन इंडिया सिंस 1750s, राइट? तो उन्होंने इंडिया में कोई भी लॉ नहीं या कोई भी चीज को क्राइम अनाउंस नहीं किया था, किया था। ऐसे अलग अलग 100 नोटिफिकेशंस, ये नोटिफिकेशन चोरी करोगे दैट्स अ क्राइम, ये नोटिफिकेशन मर्डर करोगे दैट्स अ क्राइम, बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे। उन सारे नोटिफिकेशंस को मिला के एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम पड़ा इंडियन पीनल कोड। अभी लेबर लॉस के अंदर देयर आर सो मेनी एक्ट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस, अदर क्लासेस, बहुत सारे, ठीक है। अब इनको मिला के हम 4 लॉज बनाना चाह रहे हैं, तो बिकॉज हम पुराने सारे लॉज को कंसोलिडेट कर रहे हैं एक लॉ में, कोड। समझ आया? तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हम आपको कल भी बताए थे कि इनफैक्ट आज भी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताए, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस थे, कंपनी से रिलेटेड है कंपनीज एक्ट में डाल दिया, एलएलपी से रिलेटेड है एलपी एक्ट में डाल दिया, थोड़ा सा पार्टनरशिप से रिलेटेड है पार्टनरशिप एक्ट में डाल दिया। एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था। हम लोगों ने आईबीसी में क्या किया, इन सारे लॉज से प्रोविजंस उठाए एंड एक लॉ बना दिया, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ कोड, ठीक है। नाउ दोनों रीजंस आईबीसी पे अप्लाई करता है। पहला, बिकॉज आपने कंसोलिडेट किया इसलिए आप कोड यूज किए। सेकंड, आईबीसी के अंदर केवल प्रोसीजर्स ही दिए गए, इंसॉल्वेंसी कंपनी का कैसे रिजॉल्व करना है उसका प्रोसेस, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर आपका इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो लिक्विडेशन कैसे करना है, लिक्विडेशन प्रोसेस। कोई कंपनी को खुद से लिक्विडेशन कराना है, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। कोई इंडिविजुअल का करना है, इंडिविजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। किसी क्या बोलते हैं, फ्रेश स्टार्ट कराना है किसी का, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। PPIRP कराना है तो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, hundreds of different procedures, bankruptcy process। तो because इसके अंदर प्रोसेस दिया गया, it has become kind of a procedural law, plus आपने पुराने लॉज को कंसोलिडेट कर दिया, तो दोनों रीजंस के वजह से यहाँ पे कोड यूज किया जाता है। समझ आया सबको? कंपनीज एक्ट के टाइम क्या हुआ था, 1956 वाला लॉ था, एक लॉ था, हम लोगों ने उसको अमेंड करके दूसरा लॉ बना दिया। क्या मैंने 4 जगह से प्रोविजंस उठा के एक जगह डाले? नहीं, एक ही लॉ को कन्वर्ट किया दूसरे लॉ में, इसलिए वहां पे एक्ट यूज हुआ। समझा सबको? ठीक है, चलो। तो सबको समझ में आया इंसॉल्वेंसी क्यों यूज किया गया, सबको समझ में आया बैंक्रप्सी क्यों यूज किया गया, सबको समझ में आया कोड क्यों यूज किया गया। लास्ट 2016, ये कौन सा ईयर होता है, जिस ईयर बिल प्रेजेंट होता है, जिस ईयर लोकसभा पास करती है, जिस ईयर राज्यसभा पास करती है, जिस ईयर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, जिस ईयर नोटिफाई किया जाता है, जिस ईयर इसको एनफोर्स करते हैं, कौन सा ईयर लिखाते हैं, या अपने मन से कोई भी ईयर? प्रेसिडेंट का असेंट, या जिस ईयर एनफोर्स होता है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 2016 कोई लॉ के पीछे जो भी ईयर, अच्छा लॉ का कंप्लीट नेम इज ऑलवेज विद द ईयर। कभी भी अपने आंसर में कोई भी लॉ कभी कंपनीज एक्ट मत लिख के आना, द फुल नेम इज कंपनीज एक्ट 2013। मेक इट अ हैबिट राइट फ्रॉम डे 1। कोई भी लॉ का नाम लिखेंगे प्रॉपर ईयर के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये ईयर का सिग्निफिकेंस होता है, क्या है सिग्निफिकेंस? उस साल से लॉ एप्लीकेबल है, तो मतलब उस साल से एनफोर्स हुआ। प्रेसिडेंट की असेंट, प्रेसिडेंट का असेंट मिलना मतलब क्या होता है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? प्रेसिडेंट का असेंट हम समझ के साइन करेगा। So you were saying enactment of law and enforcement of law are different, and ये है enactment of law का ईयर, ओके। बाकी लोग प्रेसिडेंट असेंट, ओके। एनफोर्समेंट वाला ईयर, ओके। एनफोर्समेंट प्रेसिडेंट का असेंट, वो क्या होता है, एनफोर्समेंट होता है या एनैक्टमेंट होता है? एनैक्टमेंट
मतलब एनफोर्समेंट या एनैक्टमेंट? एनफोर्समेंट मतलब प्रेसिडेंट का असेंट आया उस दिन एनफोर्स हो जाता है। हाँ, लॉ बन गया है, ठीक है। लॉ बनने को एनैक्टमेंट बोलते हैं, एनफोर्समेंट बोलते हैं? तो आप खुद ही ना बोले अभी कि एनफोर्समेंट। हद हो गई यार, खुद ही कंफ्यूज हो रही। चलो ठीक है। नाउ कभी भी लॉ जब बनाया जाता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, चल लॉ बनने का प्रोसेस एक्चुअली डिस्कस करते हैं। सब तो अपने कंपनी सेक्रेटरीज है, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर्स है, तो ये तो पता होना चाहिए लॉ कैसे बनता है। जब भी लॉ कोई बनने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में तो उसको क्या बोलते हैं? श्योर? बिल बोलते हैं, पक्का? बिल किस हाउस में पहले प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? ज्यादा बड़ा वाला मतलब सादा ज्यादा ऊंचा वाला तो राज्यसभा है, तो किस खुशी में लोकसभा? पहले लोअर हाउस, ओके, मतलब लोकसभा। सेशन साथ में ही होते दोनों के। लोकसभा पहले लोकसभा में ही करना पड़ता है, रूल है। अच्छा अगर कोई राज्यसभा के मेंबर को बिल प्रेजेंट करना तो लोकसभा आएगा पहले? बिल तो कोई भी मेंबर प्रेजेंट कर सकता ना। आई एम प्रपोजिंग ये लॉ बनाया जाए, पास होगा कि नहीं होगा डिफरेंट मैटर है, हम प्रपोज तो कर ही सकते हैं अगर हम मेंबर है तो। जॉइंट सिटिंग में। श्योर? दोनों हाउसेस का असेंट चाहिए होता है? ओके। अरे वाह यश, करेक्ट आंसर। हाँ अच्छा सोचो थोड़ा और सोचो। अच्छा कितने लोग बोल रहे लोकसभा में करना होता है? 1 2 3 4, बाकी तीनों किसी में भी कर सकते हैं? पता ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं। बन रहे कंप्लायंस ऑफिसर, यही नहीं पता लॉ कैसे बनता। वाह वेरी नाइस टिंकू, यू नेवर नो। कंपनी सेक्रेटरीज आजकल एनसीएलटी के टेक्निकल मेंबर्स जैसे अपॉइंट हो रहे, पता है ना? 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद आप जाके टेक्निकल मेंबर जैसे बन सकते हो। वेरी गुड, अभी सीख ले, तब तक वेट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अपने जितने भी बिल्स होते हैं ना उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉर्मल बिल्स, ठीक है, ये जितने लॉज है, कंपनीज एक्ट, अदरक लसन, सब नॉर्मल बिल्स में आते हैं। दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल मतलब जैसे कि अपना हर साल जो बजट आता है, फाइनेंस बिल आता है, उसको मनी बिल बोलते हैं। टैक्स रिलेटेड कुछ आएगा, मतलब एनी लॉ जिससे इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड जो पैसा है उससे लेना देना हो, उसको मनी बिल बोला जाता है। समझ में आया? नाउ मनी बिल्स हैव टू बी कंपल्सरली प्रेजेंटेड इन लोकसभा। मनी बिल को लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, वो राज्यसभा में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकता, लोकसभा में ही। इसीलिए आप देखोगे फाइन बजट हमेशा लोकसभा का ही आपको सुनने को मिला, कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि राज्यसभा में बजट अनाउंस हो रहा है। बजट इज अ मनी बिल, वो लोकसभा में ही अनाउंस होगा पहले, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे बिल जिसको जहां मन चाहे प्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राज्यसभा के मेंबर हो, आप राज्यसभा प्रेजेंट करो, आप लोकसभा के मेंबर हो, आप लोकसभा प्रेजेंट करो। पॉइंट इज दोनों हाउसेस से आपको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो नॉर्मल बिल्स किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, मनी बिल अगर है तो स्पेसिफिकली वो प्रेजेंट होता है इन द लोकसभा। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है? उसके लिए कोई सेट रूल नहीं है। सबसे मजेदार बात तो यही है, देयर इज नो सेट रूल फॉर दैट। कौन डिसाइड करता है पता है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो जो भी इंसान लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं, एंड उनके डिसीजन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो इसमें ना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं बट ठीक है। आधार एक्ट पता है सबको? जो आधार कार्ड हमारा बनता है, बना हुआ है, वो एक एक्ट के थ्रू आया, आधार एक्ट, ठीक है। नाउ आधार एक्ट को जब गवर्नमेंट ने, आधार बिल को जब गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया लोकसभा में, तो उन्होंने बोला दिस इज अ मनी बिल। मनी बिल बोल के आधार बिल को प्रेजेंट किया गया। उस समय हमारी लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जी ने बोला हाँ ये मनी बिल है, तो मनी बिल के जैसे प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, पास हुआ, राज्यसभा को पास करना पड़ा, ठीक है, एंड देन वो एक्ट बन गया। अब हम आपको क्या बताएं, मनी बिल मतलब क्या होता है? जो पैसे से रिलेटेड है, टैक्स, फाइनेंस, ये सब से रिलेटेड है। आधार बिल कौन से हिसाब से पैसे से रिलेटेड है ये बताना?
तो कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करना पड़ा होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल के जस्टिफाई किया था पता है? कि अरे भाई ये आधार बनाने में, पूरे इंडिया के लोगों के आधार बनाने में इंडिया के फंड से बहुत सारा पैसा निकलेगा, इसलिए ये मनी बिल है। और सुमित्रा महाजन ने बोला हाँ ये मनी बिल है। क्यों इसको मनी बिल की तरह प्रेजेंट किया गया था? क्योंकि मनी बिल में एक रूल होता है, आप प्रेजेंट किए लोकसभा के पास, लोकसभा इसको पास कर दिया, फिर जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सकती है। अब मान लो राज्यसभा ने अमेंडमेंट सजेस्ट किए, वापस आए लोकसभा के पास, लोकसभा को मन आया तो वो अमेंडमेंट्स इंक्लूड करेंगे, नहीं मन आया तो वापस भेजेंगे बिल को राज्यसभा के पास, राज्यसभा विल हैव टू पास दैट बिल, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, दे कांट रिजेक्ट दैट बिल। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट का उस समय मेजॉरिटी था इन द लोकसभा, तो उन्होंने इसको एज अ मनी बिल प्रेजेंट किया, लोकसभा पास इट, राज्यसभा हैड टू पास इट। ठीक है, वो सब हुआ, पूरा नाटक हुआ, बिल बन गया, सब चीज, उसको फिर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब आधार एक्ट को चैलेंज किया गया तो इसी बेसिस पे किया गया था, वन ऑफ द ग्राउंड्स वाज किस हिसाब से ये मनी बिल है भाई, आपने कैसे इसको मनी बिल बना दिया? तो 5 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है, 4 जजेस ने बोल दिया हाँ ये मनी बिल है, देयर वाज जस्ट 1 जज हु सेड दिस इज नॉट अ मनी बिल। वो जज कौन है पता है? The current Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud. He was the only one who said this is not a money bill. इसको तो बनाया ही गया गलत तरीके से, बट बाकी 4 लोगों ने बोला है मनी बिल, तो फिर मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी रूल आप लोगों को पता है, राइट? सो दिस इज हाउ द आधार एक्ट वाज पास्ड। समझ आया? हम लोग थोड़ा ऑफ टॉपिक चले, वापस आ जाते, ठीक है? तो मनी बिल्स आर द ओनली बिल्स जो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, कंपलसरी है, बाकी सबको आप कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ ये ईयर कौन सा होता है? दिस ईयर इज द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट। ईयर ऑफ एनैक्टमेंट कब होता है? जब राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया एंड प्रेसिडेंट का असेंट भी आ गया। सो द थर्ड स्टेप, जब प्रेसिडेंट का असेंट आ जाता है, दैट इज द ईयर जिस समय हम लोग बोलते हैं ये एनैक्टमेंट का ईयर है, एंड वो ईयर ही लिखाया जाता है, ठीक है? नाउ व्हाई नॉट एनफोर्समेंट? कंपनीज एक्ट में कौन सा ईयर लिखते हैं अपने? 2013। कंपनी एक्ट गॉट एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, राइट? एंड वो भी एक बार में पूरा नहीं हुआ था, धीरे 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 करके एनफोर्स हुआ ना। आईबीसी आपका 2016 में आया, इसका पार्ट 3 आज तक एनफोर्स नहीं हुआ है, ठीक है? सो एनफोर्समेंट, कुछ कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो राइट अवे एनफोर्स हो जाते हैं, ठीक है? जिस दिन एनैक्ट हुआ उसी दिन एनफोर्स हो जाता है, लिखा हुआ रहता है लॉ में, ठीक है? कुछ लॉज होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक डेट दिया जाता है, इस दिन से इसको एनफोर्स करेंगे। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसे बोला जाता है अभी बना लो, एनफोर्स कब करना है बाद में बताते हैं आपको, ठीक है? आईबीसी इज वन सच लॉ जहां पे बोला गया बना लो लॉ, बाद में बताएंगे एनफोर्स कब करना है, ठीक है? तो अपने जब आईबीसी पढ़ेंगे वो सेक्शन भी पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 1। सेक्शन 1 ही आईबीसी का ये बात बोलता है, लॉ बन गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मन चाहे, जिस पार्ट को मन चाहे तब एनफोर्स करेगी। तो पार्ट 3 अभी तक एनफोर्स हुआ नहीं है। सो दिस ईयर इज ऑलवेज द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट, इट्स नेवर द ईयर ऑफ एनफोर्समेंट। इट कैन बी द सेम बट इट इज ऑलवेज पेग्ड टू द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट, मतलब जिस साल प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया। समझ में आया? तो 29 मई 2016 को एक्चुअली प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया था आईबीसी को, दैट इज वाई आईबीसी का ईयर आया है 2016। क्लियर हुआ? सबको नाम समझ में आया? सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्यों बोलते हैं, ये सबको समझ में आया? पक्का? एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन वालों? एनी क्वेश्चंस? वाह दीपिका, आपको पता था आंसर? देखो कुछ लोग को पता था आंसर कि मनी बिल होता है लोकसभा में। चल चलो ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, एनी डाउट और क्वेश्चन? नोप। यार यहाँ पे ऐसा कैसे हो जा रहा है कि हम जो प्लान करके आते हैं मेरा टाइम के पहले ही खत्म हो जाता है। हम सोचे थे आज केवल आईबीसी डिस्कस करेंगे, नेम, अभी भी 10 मिनट बाकी है, अब क्या करें 10 मिनट? अच्छा, अभी तो इसे 1 घंटा नहीं झेला रहा, आगे से 1.5 घंटा झेलना है। तो यहाँ पे आई रियली डिडंट वांट टू स्टार्ट विद द चैप्टर टुडे वैसे, बट एक बार अपने देख लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली चैप्टर 14 ये है, इट स्टार्ट्स विथ ओनली इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में डिफरेंस, बैंक्रप्सी लिक्विडेशन में डिफरेंस, यही सब चीज़ से है। उसके बाद अपने को देखना है यूके, यूएस और इंडिया का फ्रेमवर्क हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ, इंडिया में हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ अपने को देखनी है। तो ये सब अपने देखेंगे, गवर्नमेंट कमिटीज़ वगैरह देखनी है, ये सब चीज़ अपने देखेंगे, बट नॉट टुडे, ठीक है? आज आपका ठीक है सेकेंड डे है, तो लेट्स स्टॉप हियर, इतना ही ज्ञान आज के लिए काफ़ी है। बाकी ऑफ कोर्स व्हेन वी स्टार्ट, तो वी आर गोना स्टार्ट विद एकदम फुल फ्लेज में। ये जो कंट्रोल शीट में आपको 6 डेज दिख रहा है ना, ये 6 डेज अपना स्टार्ट होगा फ्रॉम व्हेन द एक्चुअल टीचिंग हैपेंस।
तो ये हम आपको कंट्रोल शीट दिखाए थे ना, कंट्रोल शीट में चैप्टर नंबर 14 को आई थिंक वी हैव गिवन 6 डेज। खुल जा भाई। ये 6 डेज है ना, तो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द डे जब अपना रियल टीचिंग स्टार्ट हो रहा है। अभी तो डेमो चल रहा है तो अपने थोड़ा आराम आराम से ही चल रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल शीट आप लोग ने देख लिया था, कल देखा था, क्यों नहीं देखा? आज तो यूट्यूब पे तो था अपना लेक्चर। चल कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल शीट का बेसिकली हम लॉजिक बता दे रहे जितने लोग नहीं थे कल, कि कंट्रोल शीट इज देयर सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से अपने को, कहाँ गया ओ यार, हंसो मत, हम थोड़े से टेक्नोलॉजिकली वीक है, ठीक है। सो बेसिकली आपको बताता है कि कौन से चैप्टर को कितना दिन लगने वाला है एंड किस ऑर्डर में अपने जाएंगे। सो विल स्टार्ट विद चैप्टर 14, देन 14, 15, 16, 18, वहां देखो फर्स्ट कॉलम में 14, 15, 16, 18, 19, 24, 27, इस ऑर्डर में हम लोग पढ़ने वाले। तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि कितने दिन में अपना कौन सा चैप्टर खत्म होगा। सो अकॉर्डिंगली अगर मान लो किसी को घर जाना है तो आप लोग देख सकते हो कि ठीक है, मतलब ये चैप्टर अभी 4 दिन का चलेगा, ये चैप्टर ईजी है, इसमें हम घर होके आ जाते हैं, ठीक है। सो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा, प्लस अपने को पता रहेगा कि अपना बैच कितना कंट्रोल में है। फिलहाल जो हम लोगों ने प्लान किया है 74 डेज का बैच होने वाला है आपका प्रॉपर, वो भी हम 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चले, ठीक है। और अपने पास टोटल वर्किंग डेज है 88, तो बहुत आराम से अपने चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या पूछा था मैम? कल और परसों अपना सेकेंड राउंड ऑफ सब्जेक्ट्स के डेमो है, राइट। तो फर्स्ट राउंड का आई थिंक, हाँ, ड्राफ्टिंग, फंडिंग, सीआर और सॉरी ड्राफ्टिंग एथिक्स, टैक्स, सीआर और डीडी, ये 5 सब्जेक्ट्स का डेमो आज खत्म हो जाएगा। कल आपका डेमो होगा फंडिंग, एमसीएस, इलेक्टिव्स और लास्ट क्या है, आरसीडी, ठीक है। तो ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स का डेमो आज खत्म, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स का आज हो गया। कल ग्रुप 3 के तीनों सब्जेक्ट्स का डेमो होगा एंड आरसीडी का डेमो होगा। नाउ ग्रुप 3 में इलेक्टिव जो होता है, इलेक्टिव 2 हम लोग के यहाँ होता है, एक लेबर लॉज होता है एंड दूसरा इंसॉल्वेंसी लॉज एंड प्रैक्टिसेस होता है। कल मुस्कान मैम लेबर लॉस का डेमो लेने वाली है, परसों संडे को आई विल टेक डेमो फॉर इंसॉल्वेंसी। दोनों डेमो से बैठ जाओ, देन टेक अ कॉल कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। बैठ जाओ, दोनों में क्या फर्क पड़ता है। आरसीडी के लिए एनीवे यू विल हैव टू वेट, राइट। तो ग्रुप 3 के तीनों में बैठ जाओ एंड देन फिर आरसीडी कर लेना। तो 5th तक तो अपने डेमोस चल ही रहे। जहां तक मेरे को पता है, नीचे आज क्या डिस्कशन हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ यार, होली कब है यहाँ पे? ये 3 दिन का क्या चीज का होली है? मतलब 7th एंड 8th ना, 7th को जलाने वाला होली है, होलिका दहन है, एंड 8th को खेलने वाला है ना। यहाँ नीचे आज पता नहीं लड़ गए विपुल सर मेरे से। हाँ विपुल सर मेरे को कोई पता नहीं अजीब सा कैलेंडर दिखा रहे थे, हिंदी में लिखा हुआ था, समझा भी नहीं मेरे को। तो कब खेल रहे हो तुम लोग होली? इवेंट्स कब है होली के? 7th को है? ओ किसके बाद? 10th के बाद? क्यों, घर जाना है? तो फिर नहीं, देखो मेरे लेक्चर्स मतलब सीआर का जो प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ओनली, because I will not be here after from 6th to 9th. I am not here. Muskan ma'am is not here 6th to 9th. So आपका CR और DD का बैचेस will start from 10th. ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स ड्राफ्टिंग, एथिक्स और टैक्स, उसमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कब छुट्टी है कब क्या है, बट एक क्लैरिटी लेके हम आपको कल बता देंगे। मोस्टली दे आर गोना स्टार्ट फ्रॉम 8th और 9th। 8th अगर होली 7th को हो गया, क्यों? 8th को भी है होली, 9th को रेस्ट। हम इसी लॉजिक से अपना ट्रिप बनाए थे, पता है ये, मतलब आई एम नॉट हियर ना, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तो हम यही सोचे थे कि 5 तारीख तक डेमोज, फिर 2 दिन अपने छुट्टी देते ही है क्योंकि एडमिशन लेना होता है वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो 6th 7th हो गया, उसके बाद 8th को तो होली खेलेंगे, तो 9th को लोगों को रेस्ट चाहिए, बच्चे जो बाहर के वो आएंगे, यहाँ शिफ्ट होने में टाइम लगता है, तो 10th से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम 6 से 9 अपना ट्रिप प्लान कर लिया। अब आज बोलते हैं 8 तारीख से पढ़ाओ, 8 तारीख से कैसे पढ़ाएंगे? होली के अगले दिन कौन सा बाहर का बच्चा आ पाएगा? 10th के बाद तो नहीं होगा, 10th से हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले कितने बच्चे हो जो यहाँ आने वाले हो? मेरे को थोड़ा जाके नीचे आप लोग के लिए आवाज उठाना पड़ेगा ना। हाँ प्रोफेशनल के बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले हम ही हैं यहाँ पे, हम ही सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके। ऑनलाइन वाले कितने लोग हो जो लोग आने वाले हो बताओ, तो उस हिसाब से हम नीचे थोड़ा बात करेंगे।
एक ये यूट्यूब का इरिटेटिंग चीज़, क्वेश्चन पूछ लो फिर 13 सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहो गधे जैसे। ओके गोविंद आ रहा है, कविता यस लिख के भेजिए। व्हाट डज यस मीन? अच्छा कविता इज कमिंग, गोविंद इज कमिंग। मतलब है बाहर के लोग भी आ रहे हैं। निकिता इज कमिंग। ठीक है ठीक है, बात करते हैं हम फिर बता देंगे। हाँ हम भी वही चाह रहे ट्रस्ट मी कि 10 से स्टार्ट होए, बट थोड़ा बात करते हैं हम, ठीक है। जाके हम बोल देंगे, बच्चे बोल दिए लोग नहीं आ पाएंगे 8 तारीख तक, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। फिजिकल में बच्चे बाहर के बैठे हुए, ये रायपुर जा रही है वापस होली खेलने के लिए, ये वापस जोधपुर जा रही है होली खेलने के लिए, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। आई एम जस्ट होपिंग कि वो देख नहीं रहे वो लाइव इस चीज़ को बस ठीक है चलो ठीक है। कल तो एनीवे आ रहे हो ना आप लोग बाकी वाले डेमोस के लिए, तो आई डिस्कस विद द टीम टुडे एंड हम आपको कल बताते हैं, ठीक है। चलो तो ऑन दिस नोट फिर आज का लेक्चर को अपनी यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। आप सबसे मिलेंगे हम कल MCS के डेमो के लिए, एंड जितने लोग CR में हैं आपसे डायरेक्टली मिलेंगे हम 10th को विद आवर नॉर्मल लेक्चर्स ऑन द ऐप। तो चलते हैं हम, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।